एक समय के बाद कुछ व्यक्ति को पहचान की मोहताज होनी नहीं पड़ती। तो आपने वनडे एग्जाम की तैयारी में किन सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा हाईली फोकस किया? सर मेरा मेंस था। क्या पीएससी की तैयारी करते करते व्यापम की तैयारी किया जा सकता है? मैं स्पेशल व्यापकन तैयारी नहीं किया। तो हिंदी के संदर्भ में आपका क्या रहना चाहिए? तो हिंदी में सिर्फ मेरा 32 नंबर है। लोग छत्तीसगढ़ में जी जान लगा देते हैं। जिसका जितना वेटेज है उसको उतना समय मिलना चाहिए। तैयारी शुरू कब से किया था? लगभग 4-4.5 साल हो गया मुझे। तो आपका क्या रणनीति रहा? वहाँ पर भी टेंशन बहुत हो गया था एग्जाम सेंटर में। अपने माता पिता को आपने कॉल किया होगा, उनका रिएक्शन क्या था? मुझे उतनी खुशी नहीं थी। है ना कविता जी, आप पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। इसके लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो हेलो, मेरा नाम सोमनाथ चंद्राकर है। हेलो, मेरा नाम सोमनाथ चंद्राकर है और मैं दिल्ली आईएएस मेंस 2022-23 का स्टूडेंट हूँ और अभी आबकारी आरक्षक में मेरा 13वां रैंक। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है। मैं बलरामपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैंने अब प्री और मेंस दोनों किया, साथ साथ में 2021 में ज्वाइन किया था दिसंबर में। आपका रैंक क्या है? 27। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम राहुल साहू है। मैंने यहाँ मेंस इवनिंग क्लासेस की है। मेरा रैंक 12वां है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मेरा 25वां रैंक आया है और मैं मेंस इवनिंग का स्टूडेंट था। अभी सिर्फ 1.5 ही साल हुए हैं मुझे वहाँ से यहाँ आते हुए। जब मैं क्लास के आखिरी बार गया था तो मैं वादा किया था खुद से बहुत जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पर वहाँ से यहाँ का सफ़र पूरा करूँगा। लेकिन अभी सफ़र तो जारी है फ़िलहाल। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी पीएससी मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद मैं यहाँ फिर वापस। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरा विश्वास, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे सबका चेहरा देख लीजिए। ये अगली बार जब आपसे मुलाकात होंगी तो पीएससी में बहुत अच्छा अपना मनचाहा पोस्ट पाकर यहाँ उपस्थित होंगे ना। और ये डिटर्मिनेशन है, बिल्कुल ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डिटर्मिनेशन है कि वो यहाँ यही ही करने आए हैं। इन्होंने पढ़ाई को अपना विकल्प नहीं, पढ़ाई को अपना संकल्प माना है। आप भी पढ़ाई को संकल्प मानिए, फिर वहां से यहां तक का सफर आपको तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा नाम चैतन्य कुमार साहू है और मैं एकलव्य बैच 2023 का यहाँ स्टूडेंट रहा हूँ और इस परीक्षा में मेरा 57 रैंक आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम समिता चक्रेश है और मैं जशपुर की हूँ। मैं 2022-23 में प्री और मेंस का यहीं पे कोचिंग ज्वाइन की थी और मेरा रैंक 7th है। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंशु पाटनवार है और मेरा रैंक 60 है और मैं यहाँ से प्री मेंस टेस्ट सीरीज सिर्फ मेरा DIA ही है। पूरा मैं DIA की स्टूडेंट हूँ पूरी तरीके से। चलिए आप सभी को फिर से मैं दिल्ली आईएएस की परिवार की ओर से, सौरभ सर की ओर से, मेरी तरफ से सभी की ओर से खूब सारी बधाई। मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? जैसे इनको जो अभी सामने के एग्जाम्स बहुत सारे वनडे कंडक्ट होने वाले हैं, एट द सेम टाइम पीएससी प्री भी है जो लगभग आपके वनडे एग्जाम जैसा ही है। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इस दौरान बच्चों के मन में, चूंकि अब प्री में भी ज़्यादा समय नहीं बचा, हार्डली 4 मंथ्स के आसपास बचे हैं, तो इस समय डूज एंड डोंट्स वाले जो मामले हैं, क्योंकि इस समय प्री में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो आपने वनडे एग्जाम की तैयारी में किन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईली फोकस किया? सर मेरा मेंस था तो व्यापम में उतना फोकस नहीं था। पीएससी फोकस करके आया था कि एग्ज़ाम पीएससी का फाइट करना है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बैकअप भी होना चाहिए, तो मैंने व्यापम को भी तैयारी करना चालू किया। तो मेनली उस पर फोकस किया जिसमें जो पीएससी प्री में जो हमको पढ़ना रहता है और व्यापम में जो सब्जेक्ट रहते हैं कॉमन सब्जेक्ट, जो 60-70% इंडियन जीएस से CGGS से रहते हैं, उसको फोकस करके मैंने तैयारी चालू किया। फिर धीरे धीरे लैंग्वेज से भी स्टार्ट किया क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी है, लैंग्वेज से भी, वो प्री के लिए भी है, व्यापम मेंस सबके लिए जितना भी एग्ज़ाम है। तो उस हिसाब से मैंने अपना तैयारी चालू किया, प्री बेसिस से ही किया। फिर धीरे धीरे जो
व्यापम का वैकेंसी आता है उस स्पेसिफिक विभाग का कोई अलग से 15-20 नंबर का जो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहता था, जैसे कोऑपरेटिव का आ रहा है तो सहकारिता का अलग से पढ़ना है, जैसे एडीओ का है तो ग्रामीण विकास का अलग से पढ़ना है, उसको कोई रेफरेंस इंस्टीट्यूट का बुक लेके या यूट्यूब वगैरह से देख के या कहीं न्यूज़ आर्टिकल वगैरह उससे रिलेटेड वो सबसे तैयारी चालू किया था। जी ओके ठीक। अमन आप बताओ कि पीएससी की तैयारी और व्यापम की तैयारी में कितना अंतर लगा आपको? क्या पीएससी की तैयारी करते करते व्यापम की तैयारी किया जा सकता है? तो मैं स्पेशल व्यापम तैयारी नहीं किया, पीएससी मेंस दिया हूँ 2 बार और पीएससी के थ्रू ही जो पढ़ा था उसे थ्रू व्यापम की एग्जाम दिया था। मतलब कुल मिला के आपका बातों से मैं ये एक निष्कर्ष निकाल लूं कि आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप स्टेट के बाकी एग्जाम जो व्यापम के द्वारा कंडक्टेड होते हैं वो इजीली क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ये मैं मान लूं, यस सर। है ना? तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही इस दौरान, जैसे व्यापम के एग्जाम या जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें आपने किन चीजों को, किन सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, ज्यादा महत्व दिया? सर मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज खासकर। मैथ्स रीजनिंग को आपने काफी महत्व दिया क्योंकि व्यापम में ये काफी अच्छा खासा रोल प्ले भी करता है ना? जैसे जीएस में है, ठीक है, जैसे इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस में आपने किन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ा? सर मेरा इंडियन से अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ सारा सब्जेक्ट। तो अच्छा आपका मतलब हॉबी ही है पढ़ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है। देखिए व्यापम के एग्जाम में ये देखा गया कि हिंदी और इंग्लिश एक फैक्टर होता है, ठीक है, और हिंदी को अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा से ओवरलुक करते हैं, जबकि हिंदी आपके प्री में भी है, हिंदी आपके मेंस में भी है। तो हिंदी के संदर्भ में आपका क्या रहना चाहिए कि लोगों को किस प्रकार से इस पे अपना ध्यान जो है ज्यादा आकर्षित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए? सर मैं जब फर्स्ट टाइम मेंस दिलाया था तो हिंदी में सिर्फ मेरा 32 नंबर आया था 100 में? यस सर, बहुत कम नंबर आया था। फिर मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। फिर सेकेंड टाइम मेंस दिलाया तो उसमें मेरा 64 नंबर आया। उस बार मैं इंटरव्यू भी दिलाया था। और उसके बाद सर अब इस साल फिर एडीआई के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें 5-6 नंबर के कारण मेरा नहीं हो पाया था। तो फिर उसी का फ़ायदा मेरे को इसमें मिला क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब इसमें कंक्लूडेड था, तो इसलिए इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाया मैं। मतलब आपने अलग से इसकी कोई तैयारी नहीं की? सर, पीएससी की तैयारी करते करते आपकी तैयारी साथ साथ होती गई, है ना? जैसे फिर भी मैं पूछूंगा जैसे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जैसे इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन जीएस के किस सेक्शन में आपने ज्यादा फोकस किया? सर हिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं हिस्ट्री का जो क्लास नोट्स रहता था सिर्फ उसी पे ध्यान देता था, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लास नोट के साथ जो घटना चक्र होता है उसको मैं लगा लेता। सुन लो जो मैं बोलता रहता हूँ ना, जो यहाँ क्लास में सर लोग बोल रहे हैं उसको ही अगर हम लोग 100% भी नहीं 60% भी अगर अप्लाई कर लेते हैं ना तो एकदम गारंटी सिलेक्शन मिल जाएगा अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो। सौरभ सर, दीप सर जो यहाँ बोल रहे हैं ना उसी को हम लोग को कंटिन्यू करते जाना है और कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं सुनना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए मयंक आपसे पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस, लोग छत्तीसगढ़ में जी जान लगा देते हैं, ठीक है, एकदम शुरू से अंत तक लोग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ करके, लेकिन मैं जैसे क्लास में भी बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ आपको रेस में बना के रखता है, आपको लीड जो करवाता है वो इंडियन जीएस करवाता है। क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही रहता है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, इंडियन जीएस ना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं तो कहता हूँ जो जिसका जितना वेटेज है उसको उतना समय मिलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको रेस से आगे बढ़ाती है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी आप सेलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने मेंस दिया है, उन्होंने उनका निकल भी चुका है, पोस्टिंग में भी है। उन लोग यही बोलते हैं कि हम लोग कई बार क्या चीज़ें होती थी, हम सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ लेते थे जहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होता है। और आप क्लास में भी यही बोलते थे कि आपको इंडियन जीएस तो ही आपको आगे बढ़ाएगा, सीजी जीएस तो ऐसा है आपको रट्टम रट्टा होना ही चाहिए, उसमें से एक आध क्वेश्चन असली मिस्टेक में हो गया, 1-2 गया, तहाँ आपका काम। और आप देखे होंगे जो कठिन क्वेश्चन आते हैं वो लगभग नहीं से अधिकतर लोगों से नहीं बनता, तो हम उस कठिन क्वेश्चन के चक्कर में एकदम पूरे प्रिपरेशन को 180 डिग्री में घुमा देंगे, ये सही नहीं है ना। एक प्रकार से जो चीजें अवेलेबल हैं हम वही पढ़े। जी, हम आपके पास आए भी थे एक बार क्लास में, तो हम आप बोले थे सर देखिए ना साइंस कैसे बन रहा है,
दो तीन ये तो हमसे बन ही नहीं रहा, तो आप बोलते थे कि एक दो क्वेश्चन के लिए क्या पूरा आप 11वीं 12वीं का नोट थोड़ी ना पढ़ना शुरू कर दोगे, उसको छोड़िए। और जितना जो सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैंने अपने अनुभव से इतना ही सीखा है कि अधिकतर सिलेक्शन जो है वो छोटे जो सरल क्वेश्चन अगर आप गलत ना करो तो आप रेस में आगे रहोगे हमेशा। मतलब कठिन क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी क्वेश्चन को आप अगर गलत कर दिए तो आपकी रैंकिंग काफी ऊपर या काफी नीचे जा सकती है। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप भी बताइए कि जैसे ईद तैयारी के दौरान आपने कब ज्वाइन किया, मतलब तैयारी शुरू कब से किया था? सर मैंने तैयारी 2021-22 से शुरू की थी, लगभग 4-4.5 साल हो गया मुझे। और मेरा सबसे वीकनेस था सर मैथ्स और रीजनिंग, और थोड़ा सा हिंदी मीडियम से होते इंग्लिश, और जीएस मेरा बहुत अच्छा है। हिस्ट्री मेरा प्रिय सब्जेक्ट है सर, ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। तो सर मैं भी 2-3 मेंस दिया हूँ सर, इस बार का भी दिया हूँ, और हमेशा मेरा सिलेक्शन मैथ्स रीजनिंग के कारण 3 मेंस में बिना मैथ्स पढ़े ही दिला के आता था, और उसमें मेरा नंबर 60 नंबर 70 नंबर पेपर 4 में ऐसा आता था। तो इस बार सर मैंने पूरे साल भर मैथ्स और रीजनिंग को ही अच्छे से पढ़ा, पूरे मेंस में पढ़ा, और मेंस होने के बाद जब आबकारी का टाइम टेबल आ गया था तो भी मैं जो 3 महीने था उसमें मैथ्स रीजनिंग ही पढ़ा। जो भी जीएस का ज्ञान था वो तो पहले मेंस में पढ़ा था, वो था ही, तो इसीलिए मैंने जीएस में फोकस नहीं किया, मैथ्स रीजनिंग ही पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। उसी का फ़ायदा मेरे को इस पेपर में मिला सर, और रैंक भी अच्छा मिला। तो सर मैं ये बोलूँगा कि जो कमजोरी है उसको आपको दूर करना ही पड़ेगा। बहुत सही बात है। और मेरे को ऐसा एहसास हुआ, मैं मैथ्स रीजनिंग की सर बहुत डरता था, मैं पढ़ता ही नहीं था उसको। तो अब उसको पढ़े भी ना तो क्लियर होगा ना एग्ज़ाम, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे देते देते सर आज मुझे अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ना। आज हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सर, फिर भी मैं समय निकाल के मैथ्स रीजनिंग जरूर पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। अब वो काफ़ी अच्छा लगने लगा सर। वो देखो कुल मिला के वही बात, आप जो चीज आपसे नहीं बनता, जो कठिन है, उससे आप भागो मत। जब आपको मालूम है कि 100% आपको सारे सब्जेक्ट को मिला के करना है, और जिसमें आपको जानते हो मेंस में पूरा एक पेपर का बहुत सारा हिस्सा, ठीक है, आपका लगभग 50 मार्क्स के आसपास जो मेंस में है मैथ्स का है, आपका सी सेट में काफ़ी प्रायोरिटाइज्ड है वो टॉपिक, व्यापम में मैथ्स काफ़ी रेलेवेंट पार्ट है, तो आप उससे बच ही नहीं सकते। और मैं क्लास में भी कई बार बोला हूँ कि अभी मैथ्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है, आप ढेर सारे ऑप्शंस है। मैं क्लास में कई बार आपको किस चैनल से पढ़ना है वो नाम भी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, कि पर्टिकुलर इस जगह में अब मान लो क्लास के अलावा कहीं और भी आपको चाहते हैं तो आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप आदित्य रंजन सर मैं क्लास में भी बोलता हूँ जो यूट्यूब में है, आप बिल्कुल देखा करो, लेकिन उससे आप भागो मत, नहीं तो वो अनप्रिपेयर्ड रह जाएगा आपका, और आपके सिलेक्शन को काफी हद तक क्या करेगा, प्रभावित करेगा। मैं सर एक हाँ, चीज बिल्कुल बता बेटा, देता हूँ। बिल्कुल बुक बोलो। के लिए मैं RS अग्रवाल ही फॉलो किया था सर। किए थे? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। शुरू में तो सर 3 साल पढ़ा ही नहीं था, मैथ्स का बुक था रूम में पढ़ा था लेकिन खुलता ही नहीं था, बस बन जाए तो ठीक है वाला। लेकिन बनता है ना? जी सर, अब Very good. RS अग्रवाल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा सर, उसमें बहुत समय दिया, 1 साल लगभग समय दिया, तो मेरा चलिए, सर बहुत मैथ्स अच्छा बढ़िया लेवल में आ गया। थैंक यू सर। चलिए आप समीता, मैं आपको बहुत अच्छे से जान भी रहा हूँ, क्लास में देखा भी हूँ। देखिए आपसे भी बेटा मैं वही सवाल पूछूंगा कि तैयारी के दौरान क्या कठिनाई महसूस हुई, कौन से टॉपिक आपको कठिन लगे? जैसे इन्होंने कहा कि मैथ्स इनको कठिन लगता था, इसको उन्होंने ज्यादा समय दिया, तो आपका क्या रणनीति रहा? हाँ बेटा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। सर मैं 2022 से पीएससी प्री का पेपर दे रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एक बार भी। इस बार हो जाएगा? इस बार कोशिश कर रही हूँ इस बार और अच्छे से पढ़ने का। तो मैं इस बार एडीआई के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो हाँ। वहाँ पर मैं सीजीजीएस और मैथ्स रीजनिंग इतना पढ़ डाली थी कि मैं जब एडीआई के पेपर दी थी उसके बाद में आबकारी के लिए ऐसा कोई तैयारी नहीं की थी, मैं बस दे दी थी। और उस टाइम नया नियम भी लागू हुआ था, तो वहाँ पर भी टेंशन बहुत हो गया था एग्ज़ाम सेंटर में, तो वो भी एक हम लोग के लिए इफ़ेक्ट किया है। पर ऐसे ही जाके दे दी तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे ही जाके दे दो बिना टेंशन के, वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आता है, लेकिन किसी टेंशन में जाके दो कि हमको निकालना ही है करके, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा असर पड़ा है एडीआई के पेपर में। इस वजह से मैं 5-6 नंबर के लिए रह गई थी एडीआई में। यस सर। इस बार तो पीएससी में आप पा रही ना पोस्ट, चिंता क्यों है, इस बार होगा बेटा, बिल्कुल होगा, है ना? चलिए अंशु से मैं पूछूंगा कि अच्छा एक अलग से सवाल पूछता। अंशु सबसे पहले बताइए, पोस्ट पाने के बाद जैसे आपने अपने माता पिता को आपने कॉल किया होगा, उनका रिएक्शन क्या था? सर
बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे सर। मुझे उतनी खुशी नहीं थी क्योंकि मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रही थी, व्यापम ऐसे ही दिलाई थी, पर मैं रिजल्ट देखी तो मुझे जो खुशी नहीं थी वो जब मैं अपने पापा से कल मिली, इतनी खुशी हुई सर। मैं उनको देख के बहुत इमोशनल हो गए थे पापा, बहुत खुश हुए सच में। पहला सक्सेस था मेरा, हालांकि तैयारी करते मुझे 3 साल हो गया आपने है। शायद मेंस भी दिया है एक बार, है ना? इस बार नहीं सर, पिछले बार दिए दी थे। थी। तो आप मुझे बताइए, ये जो तैयारी के दौरान मुश्किल से जो जीएस की तैयारी है ना, इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई थी? सर एक तो मैं क्लास कोई भी स्किप नहीं करती थी, डेली क्लास आना रहता था, और जहाँ तक मैं कोशिश करती थी क्लास को अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होके मैं क्लास में ही याद हो जाए मेरा, जहाँ तक मैं क्लास में ही पूरा याद करके जाती थी, जाके रिवाइज करती थी। फिर सुबह सर आपके क्लास में आप सुबह क्वेश्चन पूछते थे, उसमें जवाब देने की कोशिश करती थी, तो मेरा ऐसे और जहाँ तक मुझे याद है, अंशु के पास जो मग है जो मिलता है ना, लगभग 12-13 मग थे ना, क्योंकि वो लगभग टॉप हर टेस्ट में उसका टॉप 12-13 मग है उसके पास, शायद 15 मग है। चलिए एक और चीज पूछूंगा, जैसे इंडियन जीएस पे आपने किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया? सर ऐसे तो मेरा पॉलिटी फर्स्ट क्लास था यहाँ, और पॉलिटी उस समय मैं मेंस ज्वाइन नहीं की थी, तो पॉलिटी में बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद फिर सर वही हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट मेरा। देखो, जो मैं आपको भी क्लास में बोलता हूँ कि 3 टॉपिक पे फोकस हो, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, प्री के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, है ना? और हिंदी इंग्लिश? सर हिंदी तो मेरा ठीक ही है, हिंदी मीडियम से ही हूँ, और इंग्लिश तो मेरा बहुत खराब है सर। तो मैं आपका मेंस का क्लास डेली आती थी, और उससे ग्रामर मेरा ठीक है, पर इंग्लिश का मेरा वोकेबलरी अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है इंग्लिश मेरा सर। चलिए ठीक है, चलिए इनका भी जोरदार से स्वागत कीजिए, बाद में आई है। बेटा आपका नाम? कविता साहू, है ना? कविता जी, आप पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम कविता साहू है, और मुझे आबकारी आरक्षक में 8 रैंक मिला है। इसके लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ ने मुझे मार्गदर्शन किया है, जिससे आज मुझे ये सफलता मिली है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस संस्था से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे मेंस का क्लासेस करती थी, तो कंटिन्यू क्लासेस की भी हूँ, और मेंस के टेस्ट सीरीज से भी मैं जुड़ी हुई थी यहाँ से, और प्री का भी, सबका मैं टेस्ट सीरीज यहीं से लेती थी, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिला है, जिससे आज मुझे ये सफलता मिली है। चलिए आपसे भी बेटा वही पूछूंगा कि तैयारी के दौरान कौन कौन सी चुनौती या कौन कौन सी चैलेंजेस आई? जैसे कि मैं 2021 से ही तैयारी कर रही हूँ, तो इस दौरान में बहुत सारे व्यापम का एग्ज़ाम भी हुआ है, जिसमें मैं असफल हुई हूँ। लेकिन इससे मैं असफल होने से मैं अपना जैसे जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ उसको ज़्यादा पकड़ करके मैं तैयारी आगे रखी, और आज मुझे ये सफलता मिली है। और मैं अभी मतलब मेंस का तैयारी करते करते ही व्यापम वगैरह का तैयारी की हूँ मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ आउट ऑफ द लीग जाके मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आजकल यूट्यूब में, टेलीग्राम चैनल्स में फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत आ गए हैं, ठीक है? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत आ गए। कोचिंग जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, कोचिंग संस्थान रक्त पिपासु हैं, ठीक है? आपके हिसाब से कोचिंग संस्थान की क्या रिलेवेंसी है, और ये जो फ्री का ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए कि इनके करीब जाकर इनको और प्रमोट करना चाहिए? हेलो सर, यूट्यूब में लोगों बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाना, जितना ज़्यादा हो सके। घटना चक्र के अलावा भी जो मैराथन क्लासेस रहती हैं यूट्यूब की, वो भी ज़रूरी होती हैं। और जैसे इंग्लिश की बात हुई सर, मेरे कई दोस्त हैं और वो सेलेक्टेड भी हैं, उन्होंने कहा कि वो होता नहीं है, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं भी बोलता था कि जैसे एक आध क्वेश्चन नहीं बनता था, आपको पता है, एक भी नहीं बनता था, तो मैं आपके पास आ जाता, सर ये कहाँ से होगा? तो आप बोलते थे कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। तो जब हम उनसे भी पूछे यही बात, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश के लिए तो दीप सर का नोट्स, उसके अलावा कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वही है ना, आपको पता है कि आप सर और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं आपने कहा, तो अब वो रखा है, अब वो आ तो गया सर, लेकिन जब पेपर के टाइम उतना बड़ा चीज और इतना में आदमी पहले उसी को ही ध्यान करता है ना, तो हमने उसी को ही किया था। और कोचिंग जरूरी है सर, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मार्गदर्शक हमेशा चाहिए ही रहता है। आदमी कितना भी खुद से कर ले,
लेकिन दिशा तो सही होनी चाहिए ना, कि कुछ भी करके। यही सर। अमन, आपसे पूछूंगा, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन दो चीज, अजीब अजीब किताबों के नाम लेना, मतलब कठिन जो इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, और कोचिंग जरूरत नहीं है, दो चीज। कोचिंग जरूरी है, कोचिंग डिसिप्लिन सिखाता है। ये सुबह आओ कोचिंग, उसके बाद जो पढ़ाए उसको जाकर पढ़ना। और सर एक बुक का बात है, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक ही बुक पढ़ा हूँ, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के लिए। जो विशाल भैया थे उनको आप जो नोट्स दिए थे वो हमको प्रोवाइड किए थे। अच्छा, क्लास नोट जो था वो देखो बेस्ट था। और कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक सब्जेक्ट का एक ही बुक पढ़े, बस रिवीजन जरूरी है। डिवीजन जरूरी है ना। आपसे पूछूंगा कि हर सब्जेक्ट को, ठीक है, देखा जाए तो कितने कितने घंटे एक दिन में, कितने सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ना चाहिए? क्योंकि अधिकतर लोग का पैटर्न ऐसा होता है कि एक टॉपिक को पढ़े, खत्म किए, लंबा समय तक 10 दिन तक पढ़े, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को चुना। आपने यही चीज अपनाई थी या एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? सर मेरा रणनीति एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट का था। एक सब्जेक्ट सीजी पोर्शन का, एक इंडियन जीएस और एक सी सेट, जैसे मैथ्स रीजनिंग। तो उसको मैं 2-2 घंटे, अगर मेरा 8 घंटे का शेड्यूल है तो मैं उसको 2-2 ढाई घंटे करके 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब 8 घंटे पढ़ना जरूरी है ना? लगभग 6 से 8 घंटा जरूर। सुन लीजिए, जब मैं क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ आप 8 घंटे कैसे पढ़ा जा सकता है, तो 8 घंटे बिना पढ़े दिन को मैनेज कैसे करोगे, पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगे? तो स्टार्टिंग में तो लोगों को तो 8 घंटे तो नहीं हो पाते। जैसे आज, जैसे मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया, 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, तो उसके लिए शायद मुश्किल होता है 8 घंटे करना। तो स्टार्टिंग में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सर एकदम स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट करने के टाइम शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। पहले तो बैठना जरूरी है कि 2 घंटे बैठ रहे हैं कि 3 घंटे। उसके बाद जैसे हम 3 घंटे बैठ पा रहे हैं, 4 घंटे बैठ पा रहे हैं, उस हिसाब से शेड्यूल ढालना चाहिए अपने हिसाब से। और शेड्यूल दूसरे को देख कर मेरा मानना है कि नहीं बनाना चाहिए अपना। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। सही बात है। क्योंकि कोई 8 घंटा पढ़े, कोई 10 घंटा पढ़े, कोई 12 घंटा पढ़े, और कोई और भी ज़्यादा बता भी देते हैं। लेकिन आप 5 घंटे भी पढ़े, लेकिन उसमें निरंतर रहना जरूरी है। मेन फोकस है निरंतर रहना। क्योंकि हम लोग 8 घंटे का शेड्यूल बनाए, 10 घंटे का बनाए, लेकिन हफ्ते दिन किए, 15 दिन किए, उसके बाद हमारा 2-3 घंटे में आ गया पढ़ने, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए अपने हिसाब से जो शेड्यूल रहेगा, तो हम लोग 5 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं, अपना जो सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं ना, उसमें फोकस रहेंगे तो एग्जाम निकलेगा। बिल्कुल, देखिए ये बात सही भी है। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर से याद होता है। तो हम ये एक मान ले कि वो 12 घंटा पढ़ रहे तो मैं भी 12 घंटा पढ़ूंगा, तो अच्छी बात, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन सबके फुटप्रिंट्स को हूबहू मैच करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचो कि एक दिन में मुझे जैसे कहा कि 2 से 3 या 4 सब्जेक्ट जो मैं बोलता हूँ छूना है, कम से कम वो पढ़ने में आपका 6-7 घंटा लग ही जाता। अगर आप उसको भी ऑनेस्टी के साथ करो तो भी बहुत अच्छी तैयारी हो ही जाएगी, है ना। आपसे मैं पूछूंगा कि जैसे असफलता मिलती है एक आधे एग्जाम में, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कोई एग्जाम दिया, जैसे आपने एग्जाम दिया भी होगा पहले, ठीक है, तो आपको सफलता नहीं मिली, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे करना चाहिए? सर मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ। मेरा नवंबर में रिजल्ट आया मेंस का, मतलब ओवरऑल सिलेक्शन का, उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं फिर प्रीलिम्स के लिए, अगले ही दिन से प्रीलिम्स के लिए तैयार हुआ, यहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। हर टेस्ट में मेरा बहुत अच्छा नंबर आता था। उस दिन प्रीलिम्स वाले दिन, उस दिन मेरा शायद दिन ना रहा होगा, तो फिर उस दिन ये हुआ कि मेरा क्वेश्चन सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गया, मैं प्रीलिम से बाहर हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने आप को आगे बढ़ाया। अगले दिन से फिर मैं एडीआई का वैकेंसी आ गया था, मैं सोचा इसमें अच्छा कर लेता हूँ। लगातार पढ़ा, 3 महीने लगातार पढ़ा, तो मुझे लगा इसमें हो जाएगा, लेकिन फिर वही कुछ नंबर के कारण फिर मैं चूक गया। उसके बाद सर फिर मुझे लगा कि कुछ ना तो कुछ तो करना ही है करके, तो फिर मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया फिर से। लेकिन साथ साथ जो भी एग्ज़ाम है, ये एडीओ में मैं बिना पढ़े गया था, उसमें भी मेरा 94 रैंक आया था। उसके बाद ये आबकारी में ऐसा हो गया। और जो भी एग्ज़ाम अब साइड बाय साइड जो चलते जाएगा ना, डेली अगर कंसिस्टेंट हैं आप, तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। और कंसिस्टेंसी जो है ना, वो आपको बना के रखना है। चाहे आप 6 घंटा पढ़ते हो, लेकिन साल भर अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है।
तो वही है कि अगर आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी साथ में रखते हैं तो असफलता एक टाइम के बाद बेकार लगती है, लेकिन फिर वो एक ना एक दिन सफलता में फिर जरूर बदलेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कितना जरूरी है, जो एमसीक्यूज हैं वो कितना जरूरी है? सर जब मैं तैयारी स्टार्टिंग किया था तो एक बार जब पूरा पढ़ लिया सिलेबस को, उसके बाद मैं डेली अपने लिए टारगेट रखा था कि प्रीलिम से पहले कम से कम 10,000 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो डेली 100 क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मैं 100 क्वेश्चन का डेली सर टारगेट रखता था। तो मैं खाना वाना खा के रात को 9 बजे बैठता था, फिर एक डेढ़ घंटे में हो जाता है सर आराम से 100 क्वेश्चन, है ना। तो मैं ये सर अपना मेन टारगेट रखा था कि 100 क्वेश्चन करना है। ऐसे ही करते करते प्रीलिम से पहले मैं 10,000 से ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। और ये सबको करना चाहिए ताकि आइडिया लगता है सर कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, उसको सॉल्व कैसे करना है। और जो भी क्वेश्चन नया टाइप का लगता था या फिर अलग लगता था उसको मैं हाईलाइट कर देता था, ताकि जब उसको रिवीजन करूं तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखूं, हर एक को देखने की जरूरत नहीं रहता। जी सर, बिल्कुल। तो जी सर ऐसे किया था मैं। चलिए आपसे पूछूंगा कि तैयारी के दौरान कौन से ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको बचना चाहिए? पहले तो फ़ोन से बचना चाहिए। देख लो। फिर दूसरा है कि हम लोग को ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, कि हम लोग किसी चीज़ को लेके ये नहीं बन रहा है करके उसके पीछे भागते हैं और उसी के पीछे ही लगे रहते हैं और हम लोग सरल को छोड़ देते हैं। तो जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट है उसको अच्छे से और तैयारी करना है और वीक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोट्स ही पढ़ती थी, दिल्ली आईएएस का जो बनाई थी, फिर उस पर और अलग से शॉर्ट नोट्स बना दी थी ताकि लास्ट टाइम में 1-2 दिन में पूरा कवर कर सकूं। फिर क्वेश्चन जब नोट्स पढ़ती थी फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर ऐसे ही तैयारी की थी। जिस दिन अपना मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, सर, अपना नाम देखा आपने? यस, मेरे को समय- दूसरे बताए। अच्छा, किसी ने और ने बताया है? हाँ। ओके, अब वो देख के कैसा लगा? फिर भी तो लिस्ट तो देखी होंगी ना? पहले तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, फिर मैं घर वालों को फोन की, वो लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे। नहीं, अब आपने अपने आप को सिद्ध किया है बेटा, है ना। अब आगे देखिएगा लगातार एक के बाद एग्जाम निकलते रहेगा। अंशु, मैं आपसे पूछूंगा, अधिकतर बच्चे क्लास पे लिखने से परहेज करते हैं। ये आपने भी शायद अपने समय में देखा होगा जब आप क्लास आती थी। लिखना क्लास में कितना जरूरी है या जरूरी है या नहीं? सर लिखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है सर। आप जो क्लास में सुन रहे हो उसको अगर आप एक बार प्रॉपर लिख लिए हो ना, उसको रिवाइज करने में बहुत इजी होता है। अगर आप क्लास में जो नोट्स लिखे हो और बुक को दोबारा पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद बुक इजी लगता है। अगर आप नहीं लिखे हो उसके बाद सीधा बुक पढ़ोगे तो मुझे लगता है उतना याद नहीं होता होगा जितना आप नोट्स से पढ़ के याद करते तो हो। लिखना जरूरी होता है हाँ ना? सर, लिखना जरूरी है मेरे ख्याल सुन से। लीजिए फिर से, आप लोग को लिखने से बहुत परहेज रहता है ना। ठीक, आपसे पूछूंगा कविता कि हर दिन आपका शेड्यूल क्या रहता था क्लास आने के अलावा? दिन में जैसे कितने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, मेडिटेशन जरूरी है या नहीं, इन चीजों को लेकर? मेरा तो क्लास मॉर्निंग में रहता था यहाँ पे। अब प्री में ना? मेंस मॉर्निंग, एग्जैक्टली। सर, तो पहले क्लास तो आती थी, मैं डेली आती थी क्लास, और क्लास से जाने के बाद अपना जो यहाँ पे पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करना है, फिर उसको आंसर राइटिंग वगैरह करना है, ये सब मैं डेली करती थी। और 8 घंटे तक तो पढ़ना ही पड़ता है, और ऐसे 8 घंटे तक आप कंटिन्यू जैसे पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग भी वहीं पे रहना चाहिए, आप इधर उधर नहीं भटकना है। तो मैं तो डेली 8 घंटे तक ऐसे पढ़ती थी मैं पढ़नी, और इसके साथ साथ में भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना जैसे प्री के लिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना। टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है यहाँ से। मेरा अगला क्वेश्चन वही होने वाला चाह रहा था आपसे पूछने, टेस्ट देना कितना ज़रूरी है? मैं हर टेस्ट लगाती थी यहाँ का, और कोई भी टेस्ट मैं मिस नहीं करती थी, प्री का हो चाहे मेंस का हो, मैं सब टेस्ट सीरीज यहीं से देती थी। और टेस्ट से ना ये क्लियर होता है कि आप वहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। टेस्ट तो लगाना ही चाहिए, मेंस के लिए हो चाहे प्री के लिए हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट का। आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए। आप लोग का कोई माइक दे दो, अगर किसी को पूछना है हाथ खड़े के, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछना। ये पूरा बैच ही पागल है लगता है पूरा।
क्या? हाँ पूछो। हेलो। ये चीज़ आप भी बहुत ज़्यादा फेस करते होंगे अक्सर जब स्टूडेंट से बात करते होंगे, तो कहते हैं कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चमक है, और चमक ऐसी है कि लोग बहुत सारी सुंदरता को देख के दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये बच्चे जो हैं सब नए नए आए हुए हैं, कि शायद किसी का 18 है तो कोई 19 का ही है, तो ये एक समस्या तो आप लोग को भी जूझी होगी, और ये समस्या इन लोग के भी आने वाली है। तो पहले से एक प्रिकॉशन बता दीजिए ताकि उसमें फंसे तो कैसे जल्दी निकल सके। कौन देना चाहते? चलो मैं बता दो। नहीं तो बार बार बोल रहा हूं कि किसी अनावश्यक चीजों में आप उलझोगे तो जीवन खुद पे खुद उलझ जाएगी ना। आप पढ़ाई का 24 घंटे का समय है बेटा, आप पढ़ाई की, जैसे इन्होंने कहा 8 घंटे कम से कम देना चाहिए। क्लास आना है, हमारे यहाँ 3 घंटे क्लास रहती है, 8 और 3 11 घंटे हो गए, आना जाना लेकर 1 घंटा और 12 घंटा। इसके बाद पढ़ने वाले विद्यार्थी को अतिरिक्त समय मिलेगा कहाँ कि वो किसी अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हो। प्रैक्टिकल बोल रहे हो कि नहीं, बताइए। सर आप बोलते थे जहाँ भी अपने पढ़ो अपनी माँ बाप अपने माता पिता का फोटो हमेशा अपने पास रखना। अगर जैसे लड़के लोगों को भी बोला जाता है मम्माज बॉय है, ठीक है, लेकिन जो अपनी माँ का नहीं हो और किसी का क्या ही होगा सर। बिल्कुल सही बात है। ये है हमारे डीआईए के स्टूडेंट, समझे, एकदम एक निष्ठ, एकदम पढ़ाई के प्रति 100% समर्पित। लेकिन फिर भी यहाँ आप देखते हो ना, ये तो आप भी शायद महसूस किए होंगे कि एक भटकाव तो होता है आने के बाद बिलासपुर में, अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। तो उन चीजों के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या सही में उन चीजों में रहकर आप बहुत अच्छे से 100% 100% पढ़ाई में दे सकते हो अपनी ऊर्जा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तो दिमाग उधर जाता ही है सर, अगर आप उस स्थिति में हैं तो। इसलिए मैं तो सर अपना बता रहा हूँ, मैं 3 साल से मोह माया से एकदम दूर हूँ। हाँ, अमन आपके बारे में यही मान लूं, आप भी सब मोह माया से दूर है। मान लूं आपकी चुप्पी बहुत कुछ बोल जा रही है, मोह माया से दूर है ना। झूठी बोल दो कम से कम। ठीक है, आई गॉट द आंसर। चीज है कि मैं घर नहीं जाता था उधर कभी। नहीं, मोह माया डजंट मीन घर जाना बेटा, घर जाना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो लगता है आप सबसे अच्छी ऊर्जा आप अपने घर से प्राप्त कर सकते हो, सबसे अच्छी ऊर्जा आप अपने माता पिता को देखकर प्राप्त कर सकते हो। तो घर जाना मुझे लगता है वो मोह माया तो होना ही चाहिए। और उसके लिए सोचो कि मैं 2 महीने इतने मेहनत से इतने रगड़ के पढ़ूंगा कि मैं 1 हफ्ता निश्चिंत होकर घर में क्या कर सकूं, बिता सकूं, और वहां से फिर ऊर्जा और वो मोटिवेशन में साथ में लेके आ सकूं। ये तो होना, घर जाना कभी बुरी बात नहीं। सोचो, मैं सबको बच्चों को बोलता हूं कि आप त्योहार में घर जाया कीजिए। त्योहार का सही मजा तो परिवार के साथ है। आप उनसे पूछो जिनके पास परिवार नहीं है, उनको त्योहार कैसा लगता होगा। तो मैं इसके अलावा की बात कर रहा था, ठीक है। तो आपकी चुप्पी बहुत कुछ बोल डाली है अमन, मान लू ना। चलिए आपसे वही पूछूंगा, सेम वही बात। आप तो, आपको जैसे देख के लग रहा है आप बहुत सिंसियर, बहुत गंभीर है, तो मैं मान लूं आप भी सबसे सकल प्रकार के मोह माया से दूर रहे होंगे। नहीं सर, था मैं भी मोह माया में। मतलब यहाँ सैयारा की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूर हो गया। अब देखिए, अब दूर हो गए तो सफलता मिल गई, है ना। नहीं, साथ ही तो भी पेपर निकल ही रहा था, अब नहीं है तो भी निकल। मतलब प्रायोरिटी का, जैसे फैमिली प्रायोरिटी है, मतलब जितना हम लोग अटैच होंगे, अपना जो प्रायोरिटी है, जैसे हमारा पढ़ाई प्रायोरिटी है, उसके बाद हम जो टाइम मेरा उसमें कुछ अदर एक्टिविटी या जो मिल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मेन प्रायोरिटी का ही मतलब इसमें मुझे सबसे सात्विक मैन की लगा अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, सबकी, मैंने कहा ना, आज भी मैंने क्लास में क्या कहा था, याद करके देखो। कोई भी चीज खराब अच्छी नहीं है। अगर आप अपने 8 घंटे के लक्ष्य को मेंटेन करके बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, जस्टिफाइड है।
लेकिन उन चीज़ों के कारण आपके ये 8 घंटे खराब नहीं होने चाहिए, है ना? तो से मान लूँ मोहमाया वाला, मेरे गर्ल्स अच्छे हैं, ये लोग दूर रहते सब चीज़ों से, बॉयज़ का ही दिक्कत है ना। सर मेरा ये मानना है कि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं सर, है ना, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमको 6 से 8 घंटे हमारा समय पढ़ाई को मिले, फिर उसके बाद दोस्तों को भी समय देना पड़ता है सर, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सर मेरे अच्छे फ्रेंड सर्कल थे सर, 4-5 जो दोस्त हैं सर, पढ़ने वाले सब पढ़ने वाले हैं सर, सब पढ़ने वाले हैं, सब 6 से 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाले हैं। तो उनके बीच पढ़ाई करने के बाद हम कभी भी ऐसे बातचीत करने के लिए बैठते थे, तो सर उससे हमारा जो भी स्ट्रेस था सर वो दूर हो जाता था। मैं गर्ल्स से एक चीज़ पूछूंगा, यहाँ आने के बाद मेरे तीनों से कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का ये एक इशू रहता है, कंप्लेन रहता है कि सर यहाँ आके हमको घर जैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, ना खाने के संदर्भ में, और जहाँ तक रहे एकोमोडेशन वाला भी मामला है वो गर्ल्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा इस एरिया में हमारे यहाँ नहीं है, उनको बहुत सारे एडजस्ट करने पड़ते। क्या ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी को प्रभावित करता है? अंशु आप क्या बोलेंगे, जैसे खाने को लेकर हो, क्योंकि घर जैसा बेटा खाना मिल नहीं सकता, है ना? सर खाने के लिए तो मैं शुरू से ही आदत, तब मुझे बनाना सही नहीं लगता था तो मैं शुरू टिफ़िन से ही काम चलाती थी, जैसा था जो था मुझे पढ़ाई करना था, खाना पेट भरना चाहिए था, मैं इसलिए सर। और रूम की बात है तो एक बार बीच में मुझे जो रूम मिला था उसमें बहुत डिस्टर्बेंस था, क्योंकि जो लड़कियां थी वो भी स्टूडेंट थी, पर पढ़ाई हर कोई यहाँ तो पढ़ाई करने आता नहीं है सर, तो उस समय इफेक्ट तो करता है, पर अपने आप को ऐसे ढालो, मैं उनके बीच में खुद को ढाल ली थी। वो लोग 2 बजे तक जग के बात करते रहते थे, तो मैं 7 बजे से 1 बजे 2 बजे तक सोती थी, फिर मैं 2 बजे उठ के पढ़ती थी। वो अपने आप को ढालना रहता है सर, मैं 2 बजे उठ के फिर इधर जिस टाइम पे वो लोग सोते थे उस टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी। मतलब परिस्थिति को अनुकूल करना आना हाँ, चाहिए। सर। आपसे पूछूंगा बेटा कि फ्रेंड सर्कल जरूरी है क्या इस तैयारी के लिए? सर फ्रेंड चूज करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त 4-5 ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उन्हीं लोगों से पढ़ाई वढ़ाई के बारे में डिस्कस करती थी तो करती थी, नहीं तो मैं ज़्यादातर मैं खुद से ही क्यों, मेरा ऐसा कोई पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स ग्रुप नहीं। जैसे वो बोलते ना कि ग्रुप डिस्कशन करना है, कविता आपसे भी पूछूंगा बेटा वही, जैसे बोलते जीडी करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, ये सब वाकई में बहुत रेलेवेंट होता है क्या? सर ऐसे तो मैं ग्रुप डिस्कशन तो नहीं की हूँ मैं, लेकिन मेरी जो रूम पार्टनर थी वो मुझे ऐसे जैसे कुछ भी डाउट रहता था वो क्लियर करती थी। अभी वो नायब तहसीलदार के पद में है वो, तो वो मेरा बहुत मदद की है और सब चीज़ वो मुझसे कुछ भी डाउट रहता था वो क्लियर करती थी, तो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन ऐसे हो जाता था सर। और जहाँ तक ये वातावरण की बात है, तो ये जो खाने पीने को लेकर है वो आपको ड्यूटी के बाद भी वो सब चीज़ आप फेस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप लोगों को पहले से ही सिखा देती हैं कि आपको ऐसा खाना मिलेगा, ऐसे रहना को मिलेगा, तो वो बाद में भी आपको वो चीज़ मिलेगा। बिल्कुल। वो चीज़ तो पहले से आप लोगों को तैयारी करवाती हैं, तैयारी के दौरान ही आपको सब चीज़ को झेलना पड़ता है। मतलब ये छोटी छोटी सैक्रिफाइस आपको बहुत कुछ देके चला जाएगा ना? हाँ, वो चीज़ तो आपको जॉब लगने के बाद भी ये सब चीज़ फेस करना ही पड़ेगा आपको बिल्कुल। भी। चलिए आपसे पूछूंगा, इसे क्वेश्चन आया स्टूडेंट का कि प्री के क्लास से जो पीएससी का व्यापक निकल सकता है या नहीं? सर अब मैं तो प्रीलिम्स किया नहीं हूँ, फिर भी मतलब अगर आप सही से कोई सा भी सिलेबस प्रीलिम्स कर रहे हैं या मेंस कर रहे हैं, अगर उसी को ही अच्छे से कर रहे हैं ना, तो लगातार पढ़ने से जरूर निकलेगा। अगर आप व्यापम का क्लास कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो वो भी निकलेगा। प्रीलिम्स कर रहे हैं तो प्रीलिम्स अगर कर रहे हैं सी सेट और अपना जो जीएस है, अगर वो अच्छे से है तो निकल सकता है व्यापम से। मैं सेम क्वेश्चन आपसे भी है, आपने तो प्री भी पढ़ा है ना यहाँ, तो प्री के क्लास अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली करोगे तो व्यापम निकल सकता है ना? जी सर, हमको लगता है कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे सर आप जो आपका जो हिस्ट्री का नोट्स है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं सर, हमारा आदत था इसमें कुछ फैक्ट दिया है, इसमें कुछ फैक्ट दिया है, इसमें कुछ फैक्ट दिया है, सबको उसी में गोदागादी पूरा वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो हिस्ट्री का लिए जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का तो हम लक्ष्मीकांत ही देखते हैं, तो उसके बाद ये इसलिए अगर आपका मार्ग सही है, आप प्री से ही तो निकलेगा व्यापम, क्योंकि अगर आप बड़े का तैयारी करोगे अच्छे से तो छोटे छोटे का आसानी होते जाता है, इजीली हो जाएगा ना। अमन पूछूंगा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि करंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए? प्री के लिए तो यूट्यूब और जो करंट अफेयर का मैगजीन आता है उससे हो जाएगा, लेकिन जो मेंस के लिए तो न्यूज़पेपर
नहीं अभी तो जैसे मान लीजिए वो वनडे का एग्जाम है जैसे मान लो, तो करंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए? यूट्यूब चैनल और मैगजीन। यूट्यूब चैनल और मैगजीन, है ना। तो आपसे जैसे एक ये है, आपने करंट की तैयारी कैसे किया? सर मेरा करंट का स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे चलता था। उसमें यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, यहाँ का भी मंथली मैगजीन है, जो करंट से अपडेटेड क्वेश्चन रहते थे यूट्यूब में भी डलते थे। तो करंट से को पेपर के 15 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, इसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। करंट को डेली बेसिस न्यूज़पेपर है। बेटा एक चीज़ पूछूंगा, जैसे कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमको कब से करंट, जैसे मान लीजिए अभी 2026 में पीएससी प्री है, तो हमको करंट कब से लेना चाहिए? सर करेंट का तो मैं देखा हूँ ट्रेंड, पहले बोला जाता था कि 6 महीने पहले का पूछ रहा है, फिर हो गया 1 साल पहले का। अभी मेंस में जो करेंट पूछा है 2023 का पूछा था, तो 23 का भी? अब करेंट ऐसा हो गया 2-2.5 साल पहले से भी पूछा जा रहा है। मतलब जो हिस्ट्री बन चुका उसको भी आप करंट हाँ, के रूप में दिया तो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने 1 साल का हम लोग करेंट पर याद कर रहे हैं तो पिछले का पूरा एकदम ही भूल जाएं। उसको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लग रहा है सीजी की जो सरकार की जो योजनाएं हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है, या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश या छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, उसको जो पुराने लगभग 1.5 से 2 साल तक का करेंट जरूरी हो गया है। और करेंट को एग्ज़ाम के 1 हफ्ते 15 उस टाइप से नहीं पढ़ना है, डेली बेसिस पढ़ना जरूर। है, बिल्कुल, इसके लिए न्यूज़ यूट्यूब चैनल और यहाँ का युवाचार पब्लिकेशन भी, और अपना जो भी अच्छा लगे। जी आपसे पूछूंगा बेटा, क्या जैसे आपने भी प्री किया, क्या प्री जैसे क्वेश्चन वही आया है कि प्री करते करते व्यापम के एग्जाम्स निकाला जा सकता नंबर रहते हैं जो प्री में नहीं रहते हैं, कुछ मतलब कुछ पोर्शन जो बोल रहे हैं ना, कुछ पोर्शन, उसको हम लोग 1 महीना भी तैयारी करेंगे तो इजीली हम लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। और प्री में जो तैयारी रहता है जीएस वो तो हो ही जाता है, और साथ ही साथ हम लोग को मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से रखना है ताकि हम लोग का एक क्वेश्चन भी गलत ना हो व्यापम में, है ना। चलिए अब समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि अगली